इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कितने सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन ही इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं आगे आगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। अब ये देखो, ये NADH मॉलिक्यूल जो है, ये जो इधर वाला पार्ट है ये मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन है, और जो उधर वाला पार्ट है वो है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में होती है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ते हैं कि कैसे जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन प्रोटीन्स के थ्रू मूव करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू प्रोटीन्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत थोड़ा इलेबोरेटेड प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन से तीसरे प्रोटीन ट्रांसफ़र होते हैं और फिर आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हम बताते हैं अभी कैसे प्रोड्यूस होती है। और एक और चीज़ है, थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वो वाला रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रही हों। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है दूसरे प्रोटीन को तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। सो एक ही साथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और ये थ्रू आउट द प्रोटीन्स हो रहा है। जो अगला प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और फिर वो अगले प्रोटीन को वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, ऐसे होता है। अब केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस क्या होती है, ये आगे इसमें ही हमें पता चलना है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे। अब केमी का मतलब होता है केमिकल या आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, और ऑस्मोसिस होता है डिफरेंस इन द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस वर्ड तब ही यूज़ होता है जब एक बीच में मेम्ब्रेन है या दीवार है, उसकी दूसरी साइड पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है वहाँ पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम है। जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तब ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है, और जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो दूसरी तरफ भागता है बहुत तेज़ी से, फुल स्पीड से, उस तरफ जहाँ पे उस चीज़ की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये देखो, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, जस्ट ओवरव्यू। ये जो डार्कन की है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इस मेम्ब्रेन में ही ये सारे प्रोटीन्स जो हैं कॉम्प्लेक्सेस
इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इस मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रहा है, जो हमने पीछे पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, वो यहाँ पे हो रहा है। और ये जो बीच वाली है ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, और जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हो रही है इनर मेम्ब्रेन में, उसके बाहर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है और अंदर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे एटीपी सिंथेसिस होते हैं। ये देखो, ये बनाया गया थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू में, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो डार्कन से ये जो बनाए हैं ये लिपिड्स हैं, फैट्स, क्योंकि हर एक जो मेम्ब्रेन है वो फैट की, प्रोटीन की, शुगर की बनी होती है। सो ये भी जो मेम्ब्रेन है ये फैट मॉलिक्यूल्स की भी बनी हुई है साथ में। ठीक है, और उधर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है और इधर मैट्रिक्स है, और ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इन अ मैग्नीफाइड व्यू। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो रहा था, और क्रेब्स साइकिल में हमारे 8 NADH के मॉलिक्यूल बने और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बने एंड 2 ATP के मॉलिक्यूल बने। और मैट्रिक्स में बहुत सारे NADH एंड 2 FADH2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो NADH है वो अपना हाइड्रोजन लूज़ कर देता है, और जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीडाइज करके, मतलब अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो ही इलेक्ट्रॉन फर्दर ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्सेस में, वो इलेक्ट्रॉन उन प्रोटीन्स के पास जाते हैं, वो प्रोटीन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और FADH2 मॉलिक्यूल भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और वो ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन ने 2 हाइड्रोजन एटम्स अपने दे देता है, और वो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सो यहाँ मैट्रिक्स में बहुत सारी ऑक्सीडेशन हो रही होती है हाइड्रोजन आयंस की, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रखे होते हैं। और क्या होता है कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो इन्हें अट्रैक्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के पास जाता है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज, वो एकदम से एनर्जी भर जाती है उनमें। ठीक है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और वो प्रोटीन्स आगे की आगे, लाइक एक प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो एनर्जेटिक हो गया, उसमें एनर्जी भर गई, फिर उसने वो वाला इलेक्ट्रॉन अगले प्रोटीन को दे दिया, फिर अगले प्रोटीन ने उससे अगले प्रोटीन को दे दिया, फिर उससे अगले प्रोटीन ने उससे अगले प्रोटीन को दे दिया। सो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इन प्रोटीन्स में। ये जो सारे प्रोटीन्स हैं, आयरन सल्फेट, ये यूबिक्विनोन, ये कोएंजाइमी प्रोटीन नहीं है, पर ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फेट, सल्फर, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C2, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C3, इन सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि जब प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक्साइट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन है, अब यहाँ पे कितने सारे H पॉजिटिव आयंस वैसे ही पड़े हुए हैं,
क्योंकि उन्होंने ऑक्सीडेशन कर दिया है और ऑक्सीडेशन करके उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटीन्स को दे दिए हैं। सो जो प्रोटीन है उस एनर्जी की हेल्प से ये मैट्रिक्स में जो H पॉजिटिव आयंस पड़े हैं इनको ये वो एनर्जी जो प्रोटीन में एनर्जी पैदा होती है वो इन H पॉजिटिव आयन को जैसे कोई खींच के नहीं किसी को लेके जाता, वो खींच के उससे H पॉजिटिव आयन को उधर की तरफ पंप कर देते हैं, ठीक है, खींच के ले जाते हैं। वैसे ही ये ऐसे H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी की हेल्प लेके जब वो इलेक्ट्रॉन उनमें जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उस एनर्जी के थ्रू वो H पॉजिटिव आयन को उधर की तरफ पंप करी जा रही हैं, ठीक है। और जब वो पंप कर देते हैं तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं और इधर H पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाती है, ठीक है। जब वो कर देते हैं पंप तो उधर जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है, जब सारे H पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं इधर कमी हो जाती है और यहाँ पॉजिटिव आयन चार्ज पॉजिटिव चार्ज की कमी की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब उधर इतने सारे आयंस इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे ऑस्मोसिस काम आती है। ऑस्मोसिस कैसे काम आती है कि ग्रेडियंट बन जाता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफरेंस हो जाता है। ग्रेडियंट कब बनता है? जब एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो 2 एरियाज़ होते हैं उनमें किसी चीज़ की कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाए तब ग्रेडियंट कहते हैं हम। अब उधर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इधर बहुत कम हो गई है, सो ग्रेडियंट बन गया है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी। ऑब्वियसली अब उधर इतने सारे वो आयंस प्रेजेंट हैं, वो भागेंगे इधर की तरफ जहाँ पे उन आयंस की कमी हो गई है। और वो कैसे भागेंगे? ये जो है ATP सिंथेटेस प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ATP सिंथेटेस प्रोटीन उन जो आयंस को है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो कर लेता है। अब जैसे डैम्स होते हैं और डैम्स में जो पानी है वो फुल स्पीड से नीचे जाता है, ठीक है, फुल स्पीड से नीचे जाता है और नीचे टरबाइंस होती हैं, वो वाटर की स्पीड से वो टरबाइंस उतनी ही तेज़ घूमती है जितनी वाटर की स्पीड होती है और वो टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, जो H पॉजिटिव आयन की उधर इतनी कंसंट्रेशन हो गई है कि वो लाइक फुल स्पीड में यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं ATP सिंथेटेस प्रोटीन के थ्रू फुल स्पीड में आ रहे हैं। और जो उनकी फुल स्पीड है ना उसकी वजह से जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो उनकी स्पीड उनकी एनर्जी की वजह से वो जब फुल स्पीड से उधर से इधर आते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनकी एनर्जी की वजह से ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल ADP के साथ लग के ATP मॉलिक्यूल बना देता है, ओके। एक H पॉजिटिव जो आयन है लाइक मतलब वो इतनी स्पीड में आते हैं कि वो इतनी एनर्जी में आते हैं कि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ADP के साथ जाके लगता है और एक एनर्जी मॉलिक्यूल ATP मॉलिक्यूल बना देता है। सो ऐसे जो डिफरेंस इन द concentration of H positive ions across the inner mitochondrial membrane
cause the synthesis of ATP molecule। और एक चीज़ हम भूल गए कि ये ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन हम कहते हैं मेन चीज़ जो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, वो कहाँ जाती है? ये जो अब इस प्रोटीन ये सारी प्रोटीन से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती हैं, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन से तीसरे प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन आगे आगे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अब ये जो लास्ट वाला प्रोटीन है साइटोक्रोम C3, ये इसने भी तो इलेक्ट्रॉन फिर लूज़ करना ही है ना, क्योंकि हर कोई प्रोटीन लेके एक्सेप्ट करके फिर लूज़ कर रहा है। वो एक्सेप्ट क्यों करता है प्रोटीन? वो इसलिए करता है कि वो एक्टिवेट हो जाए, उसमें इतनी एनर्जी आ जाए, उस एक्टिवेशन की वजह से वो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस को खींच के उधर की तरफ पंप करें। ठीक है। अब साइटोक्रोम 3 भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारी आर्टरीज जो हैं हमारे टिश्यूज़ से सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होती है। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये वाटर बना देता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं ना इक्वेशन में रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन यूज़ होती है। ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर यहाँ पे बन रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पे बन रहे थे क्रेब्स साइकिल में। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो निकलते हैं वो क्रेब्स साइकिल में और लिंक रिएक्शन में बन रहे थे, जो फिर निकल के हर एक बॉडी ऑर्गन की जो वेन उनके साथ अटैच होती हैं उसमें चले जाते हैं। ठीक है, वेन्स में। सो ऐसा ATP सिंथेसिस होता है। ये मैंने थोड़ी सी जो मैंने बताया यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेडियंट की वजह से, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की वजह से ATP सिंथेसिस होता है। हाँ, एक यहाँ पे ये बात, एक NADH मॉलिक्यूल जो है मैट्रिक्स में कितने सारे NADH और 2 FADH2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। जो एक NADH मॉलिक्यूल है वो 3 ATP पैदा करता है, और एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP पैदा करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से ही हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और हाइड्रोजन आयंस ही ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। और मैंने टोटल यहाँ पे किया हुआ है कि टोटल कितना हो रहा है, ये देख लो। टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं हमारे पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है।